विशाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ET नाउ स्वदेश। और इस बुलेटिन में अगले कुछ देर में आपको बताएंगे कि बाजार से लेकर सियासत का हाल इस वक्त क्या है। इसके अलावा मौसम के मिजाज से लेकर कोरोना की रफ्तार और दिन भर की बड़ी हलचल भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबरों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। पहली खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी है और जहां आज भी महाराष्ट्र में मीटिंग्स का दौर जारी है। गुवाहाटी में भी रणनीतियां बनती रहीं। और दूसरी खबर है उद्धव ठाकरे ने बागियों पर एक्शन की तैयारी कर ली है और सभी बागी विधायकों के पीसीओ पर भी एक्शन लिया। तीसरी खबर है अग्निपथ स्कीम से जुड़ी, जहां आज से वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। और चौथी बड़ी खबर है राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना पर्चा भर दिया। इस मौके पर पीएम मोदी भी उनके साथ रहे। पांचवी बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी, जिसमें कोर्ट ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। छठी बड़ी खबर है मार्केट से जुड़ी, जहां आज हफ्ते का आखिरी दिन मामूली उतार चढ़ाव भरा रहा और बाद में निफ्टी में 140 अंकों से ज्यादा की तेजी दिखी। सातवीं बड़ी खबर है परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए सीईओ होंगे। उनकी नियुक्ति पर कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने अपनी मुहर लगा दी है। और आठवीं बड़ी खबर है देश के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अदानी के 60वें जन्मदिन की। इस मौके पर अदानी परिवार ने 60,000 करोड़ रुपए के दान का ऐलान किया। और आज की आखिरी और नवीं बड़ी खबर है कोरोना के बढ़ते मामलों से जुड़ी हुई। कोरोना के नए मामले में 4 महीने में सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला और पिछले 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। और बात सबसे पहले महाराष्ट्र के सियासी संकट की करते हैं। लगातार बदल रहे घटनाक्रम के बीच अब जंग आखिरी दौर में पहुंच चुकी है और शिवसेना ने शिंदे गुट को मनाने के बजाय आमने सामने की चुनौती दी है। रणनीति बनाने के लिए बैठकों का सिलसिला भी चल रहा है और आज उद्धव की शिवसेना नेताओं के साथ मीटिंग हुई। आदित्य ठाकरे ने भी शिवसेना के युवा नेताओं के साथ बैठक की और कल शिवसेना शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। आदित्य ठाकरे रैली को संबोधित करेंगे। वहीं उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि मर जाएंगे फिर भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगे। ये कहने वाले आज भाग गए। ठाकरे ने कहा कि बागी विधायक शिवसेना तोड़ना चाहते हैं। उद्धव ने बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दे दिया है और उद्धव आर पार की लड़ाई की बात यहां पर कर रहे हैं। इस बीच शिंदे गुट को भी एक झटका लगा है और डिप्टी स्पीकर ने शिवसेना विधायक दल के नेता पद पर अजय चौधरी के नाम पर मुहर लगा दी है। वहीं मातोश्री में एक बार फिर सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार आगे की रणनीति तैयार करने के लिए मिले। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे अपनी अगुवाई वाला गुट को वास्तविक शिवसेना होने का दावा कर रहे हैं। एक बार पूरी जानकारी के लिए चलते हैं इस पर, इस जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है उस पर थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। हमारी संवाददाता श्वेता वर्मा जुड़ चुकी हैं। श्वेता, बताइए करंट अपडेट क्या है? जी बिल्कुल पूजा, देखिए महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच हम देख रहे हैं बैठकों का दौर लगातार जारी है। अगर हम बात की जाए तो देखिए सबसे पहली एक अहम बैठक हुई थी दोपहर 12 बजे, जहां पे सीएम उद्धव ठाकरे ने जितने भी डिस्ट्रिक्ट के जिला प्रमुख हैं, दरअसल शिवसेना से जो भी सियासी रूप रखते हैं, उन सबको यहाँ पे बैठक के लिए बुलाया गया था। पहली मीटिंग वो हुई। दूसरी मीटिंग जहाँ हम मौजूद हैं, ये वाईबी चौहान केंद्र है, सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। जिस तरीके की एनसीपी की कांग्रेस की मीटिंग्स होती हैं, यहाँ से कुछ देर पहले शरद पवार, अजीत पवार, जयंत पाटिल और प्रफुल्ल पटेल जैसे दिग्गज नेता यहाँ से निकले, मातोश्री पहुंचे हैं। एक दूसरी मीटिंग वहाँ पर चालू है सीएम उद्धव ठाकरे के साथ। ये वही मीटिंग है जहाँ पर अब 72 घंटे बीत जाने के बाद एक रणनीति तैयार होगी
ये कयास लगाया जा रहा है। पूजा, आपको बता दें, लगातार अब सेना जो शिंदे गुट है उसमें हम देख रहे हैं कि जो बागी विधायक हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर सीएम उद्धव ठाकरे एक इमोशनल अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कॉन्क्रीट पॉलिटिकल प्लान सामने नहीं आया है। और भीष्म पितामह कहने जाने वाले राजनीति के शरद पवार अब सीएम उद्धव ठाकरे से मिल रहे हैं। देखना यह होगा कि क्या कुछ रणनीति निकलकर सामने आती है, क्या कुछ प्लान ए निकलकर सामने आता है, क्योंकि अब तक सेना अपनी तरफ से खोखली नजर आ रही है, केवल बैठकें चल रही हैं, कुछ कॉन्क्रीट लेवल पे नहीं दिखा है। वहीं गुवाहाटी में अगर बात करें तो लगातार वहाँ पे विधायक की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता ये सारी जानकारी देने के लिए। तो कुछ कॉन्क्रीट बैठकों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट यहाँ पर निकल कर नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ गुवाहाटी में विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये एक अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी और देखना होगा क्या कुछ रणनीति शिवसेना की तरफ से और उद्धव ठाकरे की तरफ से यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। लेकिन इस बीच एकनाथ शिंदे के खिलाफ अब शिवसेना ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र की सियासत की लड़ाई अब सड़कों पर होगी। ये रिपोर्ट देखिए। बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने डिप्टी स्पीकर को खत लिखकर बहुमत होने की बात कही है, जिसे लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है कि जो नंबर बताए जा रहे हैं वो सिर्फ कागजों पर ही है। देखिए, संख्या बल ज्यादा हो सकता है कागज पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक एक्शन चल रही है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने धमकी दी है कि अब तक शिवसैनिक सड़क पर नहीं उतरे। कानून की लड़ाई हो या कागज की या सड़क की, शिवसैनिक सभी लड़ाई जीतेंगे। नहीं, ये कानून की लड़ाई है, कानून से होगी। रास्ते की लड़ाई रास्ते पर सड़क पर हो सकती है, हो जाएगी। अब तक शिवसैनिक सड़क पर नहीं उतरे हैं, चाहे कितने भी लोगों को आप खरीद लो, दबाव डालो, लेकिन कानून की लड़ाई, कागज़ की लड़ाई और सड़क की लड़ाई दोनों में हम जीत जाएंगे। इधर शाम 7:30 बजे उद्धव ठाकरे के साथ मुंबई नगर निगम पार्षदों के साथ बैठक होने वाली है, जिसमें कितने पदाधिकारी आएंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि शिवसेना नेता भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इस बीच खबर ये भी है कि बागी विधायकों को शिवसेना की तरफ से जल्द ही नोटिस भी जारी किया जा सकता है। और परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के नए सीईओ होंगे। उनकी नियुक्ति पर कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने अपनी मुहर लगा दी है। अय्यर मौजूदा सीईओ अमिताभ कांत की जगह लेंगे और अमिताभ कांत 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। परमेश्वरन अय्यर स्वच्छ भारत मिशन के मुखिया भी रह चुके हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं ईटीना उत्तर प्रदेश के संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी के पास। प्रकाश, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? जी, नीति आयोग के जो वर्तमान सीईओ है अमिताभ कांत, उनका टेन्योर 30 जून को ख़त्म हो रहा है और उन्हें अब फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। और सरकार ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि नीति आयोग के जो नए सीईओ होंगे वो परमेश्वरन अय्यर होंगे। तो एक तरीके से करीब 3 बार के एक्सटेंशन मिलने के बाद अब अमिताभ कांत को अगला एक्सटेंशन नहीं मिलेगा और अब नीति आयोग को एक नया सीईओ मिलेगा। अमिताभ कांत का कार्यकाल जो है वो कई अहम रिफॉर्म्स मेजर्स के लिए याद किया जाएगा। नीति आयोग के जरिए उन्होंने कई ऐसे सुझाव दिए, सिफारिशें की सरकार को, जिसको माना, और उसमें एक सबसे बड़ी जो सिफारिश थी जो कि एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन से संबंधित थी, जो कि इसको सरकार ने अंजाम तक पहुंचा दिया है। उसके अलावा जो नई एंटरप्राइज पॉलिसी आई है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी,
उसमें भी अमिताभ कांत का बड़ा हाथ माना जाता है। सीईओ के तौर पे अमिताभ कांत ने कई अहम सिफारिशें की थी। अब नीति आयोग को नया सीईओ मिलेगा परमेश्वरन अय्यर के रूप में, जो कि आईएएस ऑफिसर हैं, 1981 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, उत्तर प्रदेश काडर के आईएएस ऑफिसर हैं, और उन्हें प्रधानमंत्री का काफ़ी करीबी माना जाता है, क्योंकि जब वो वर्ल्ड बैंक में थे तो प्रधानमंत्री की अपील पे 2016 में वो भारत सरकार में आए, सेक्रेटरी के पद पर तैनात हुए, और स्वच्छ भारत मिशन की सफलता में परमेश्वरन अय्यर का हाथ जो है सबसे अहम माना जाता है। तो उनके पास एक लंबा तजुर्बा है, अलग तरह की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उनकी, और इसलिए उनको नीति आयोग के सीईओ के तौर पर देखा गया है। प्रधानमंत्री के करीबी भी हैं, लिहाजा प्रधानमंत्री कार्यालय और नीति आयोग के में एक तारतम्य भी देखने को मिलेगा, और उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो रिफॉर्म्स मेजर हैं आने वाले दिनों में उसमें और तेजी देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक्सिस म्यूचुअल फंड के पूर्व फंड मैनेजर विदेश जोशी ने अपनी बर्खास्तगी को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। क्या है अपडेट, बताने के लिए जुड़ गए हैं अंकुर मिश्रा। अंकुर बताइए। जी हाँ, वीरेश जोशी जो कि पहले फंड मैनेजर रह चुके थे एक्सिस म्यूचुअल फंड ने, वो बॉम्बे हाई कोर्ट मूव किए हैं। एक लॉ सूट फाइल की है अपनी पुरानी कंपनी के खिलाफ और क्लेम किया है कि 54 करोड़ रुपए उन्हें हर्जाने में दिए जाएं। उनका कहना यह है कि उनका जो टर्मिनेशन नोटिस है उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। साथ ही साथ वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जो उनका टर्मिनेशन नोटिस है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है, क्योंकि उन्होंने जब कंपनी ज्वाइन की थी उन कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से वो टर्मिनेशन नोटिस सही नहीं बैठता है। आपको याद होगा 18 मई को एक्सिस म्यूचुअल फंड ने वीरेश जोशी को टर्मिनेट किया था और उसके थोड़े दिनों बाद एक और फंड मैनेजर को टर्मिनेट किया था। अपनी जो इंटरनल जांच है उसके बाद कंपनी ने इंटरनल जांच इसलिए शुरू की थी क्योंकि एक विसल ब्लोअर ने कंप्लेन किया था कि जो एक्सिस म्यूचुअल फंड में आरोप है कि फ्रंट रनिंग के वहाँ पर काम हुआ है। हालांकि सेबी ने इस पर अभी कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं की है और हमें सूत्रों ने यही बताया है कि वहाँ पर भी जांच इस पर जारी है। जब हम कंपनी के पास कमेंट लेने के लिए गए इस स्टोरी पे तो हमें ये बोला गया कि जो मिस्टर जोशी की लॉ सूट है उन तक अभी पहुँची नहीं है, और जैसे ही अगर उनको ये जानकारी मिलती है वो अप्रोप्रिएट एक्शन उस पर लेंगे। और अब बात करते हैं लगातार बेलगाम हो रही कोरोना के रफ्तार की। देश में कोरोना के आंकड़ों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामलों की बात करें तो देश में कोरोना के 17,224 नए केस सामने आ चुके हैं और ये आंकड़े 4 महीने में सबसे ज्यादा हैं। इससे पहले 19 जनवरी को 19,968 कोरोना केस मिले थे। देखिए, भारत में 17,000 के ऊपर फ्रेश कोविड केसेस, 13 मौतें और 13,000 के ऊपर रिकवरीज को रिपोर्ट करा है। और ये जो एक शार्प अपसर्ज हमको आज देखने को मिला है, ये लगभग 4 महीने के गैप के बाद इतना मेजर फ्रेश कोविड केसेस का नंबर देखने को मिला है। जहां तक वीकली पॉजिटिविटी रेट की बात आती है तो वीकली पॉजिटिविटी रेट भी इस समय 3.7% पे है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इंडिया ने एक शार्प अपसर्ज रिकॉर्ड करी है, जहां एक हाथ पर डे बाय डे हम देख रहे हैं कि फ्रेश कोविड केसेस आ रहे हैं, उसी तरह रिकवरीज भी एक तरह से काफी स्ट्रांग है इस टाइम पर। लेकिन जो वीकली पॉजिटिविटी रेट है, ये जो आंकड़ा है थोड़ा बहुत एक तरह से डराने वाला है, क्योंकि सिर्फ इस हफ्ते में इंडिया ने लगभग 3% एक्स्ट्रा कोविड केसेस को रिपोर्ट करा है। इसके अलावा तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, केरला स्टेट्स हैं जो ज्यादा कोविड केसेस डेली रिकॉर्ड कर रही हैं। लेकिन सरकार भी अपनी तरफ से सतर्क हो गई है। कल डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने की ऑफिशियल के साथ एक हाई लेवल मीटिंग करी थी और उसमें उन्होंने ऑफिशियल्स को सीधा निर्देश दिया है कि जो डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा फ्रेश कोविड केसेस आ रहे हैं वहां पे सर्वेलेंस बढ़ानी है, वहां पे मॉनिटरिंग बढ़ाने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा वहां पे RT-PCR की टेस्टिंग को रैंप अप करने के लिए भी कहा गया है और साथ ही साथ जहां तक वैक्सीनेशन की बात आती है, वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने का भी आदेश दिया गया है। और खासकर बूस्टर डोज को लेकर भी सरकार चाहती है कि लोग सामने आए और बूस्टर डोज को लगाएं, ताकि ये एक कवच हो जाए, ताकि कोई और अगर वापस किसी को कोविड होता है तो वैक्सीनेशन लगवाने के बाद वो कंट्रोल कर पाए अपने आप को। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सरकार भी सही समय से सतर्क हो गई है और पब्लिक को साफ आदेश दिया है, स्टेट्स को आदेश दिया है कि वो कोविड की रोकथाम के लिए अब पूरे प्रयास करें। और हफ्ते भर के उतार चढ़ाव के बाद आज आखिरी दिन बाजार ऊपर
बंद हुआ, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। और अगर हफ्ते भर की बात करें तो निफ्टी करीब 0.3% की तेजी के साथ 15,700 के करीब हुआ बंद। ऑटो इंडेक्स में हफ्ते भर में 7% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। और बाजार की आज की हलचल पर और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी मानसी दवे के पास। मानसी, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए पूरा हफ्ता काफी एक्शन पैक रहा बाजार के लिए और कल से बाजार ने जो तेजी देखी थी गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन से, इनफैक्ट वीकली एक्सपायरी जो मजबूती के साथ करती हुई दिखी, उसके बाद बाजार ने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा। काफी अच्छे लेवल्स पर, चाहे फिर एफएमसीजी स्पेस हो, आईटी स्पेस हो, हर तरफ हमने अच्छे लेवल्स पर मजबूती के साथ ही ट्रेंड देखा। बैंकिंग स्पेस भी लगातार, इनफैक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज की भी अगर बात करें वहां पर भी काफी हद तक एक्शन नजर आया। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक्शन पैक दिन और पूरा हफ्ता भी काफी एक्शन पैक, स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शंस कई सारे देखने को मिले। हालांकि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, ऑफ कोर्स वीकली एक्सपायरी के दिन एक डिप जरूर दोनों स्पेस दोनों इंडेक्सेस ने देखा था, लेकिन उसके बाद संभलते हुए भी दिखे। महिंद्रा एंड महिंद्रा आउट परफॉर्म कर रहा था पूरे हफ्ते, अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स नजर आए। एचयूएल में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। ऑटो प्ले की जैसे मैं बात कर रही हूँ, क्लियरली ऑटोमोबाइल स्पेस में तेजी है ही और लगातार हम ऑटोमोबाइल स्पेस से जुड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट से भी बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत में भी मैनेजमेंट का ही कहना है कि प्राइस हाइक जो है उनके लिए नेसेसिटी है, लेकिन आने वाले दिनों में भी डिमांड का आउटलुक जो है वो मजबूत ही रहता हुआ दिखेगा। मारुति सुजुकी, टीवीएस मोटर, हीरो मोटर, आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स फोकस में रहे। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, रिलायंस जैसे स्टॉक्स ने पूरे हफ्ते बाजार को संभालने का काम किया। और अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखें, हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र हमने देखा कि आईटी स्पेस में एक डिप जरूर नजर आया, लेकिन उसके अलावा तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में अच्छी मजबूती के बीच ही कामकाज देखने को मिला। चाहे फिर निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर तरफ हरे निशान के साथ मजबूती पर ही क्लोजिंग नजर आई। तो अच्छा हफ्ता गुजरा और आने वाले हफ्ते से भी एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि अच्छी तेजी, अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन बाजार का मूड माहौल जो है ऑन पॉजिटिव बायस नजर आएगा। और देश के दूसरे नंबर के सबसे अमीर शख्स गौतम अदानी के 60वें जन्मदिन और उनके पिता की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर अदानी परिवार ने 60,000 करोड़ रुपए के दान का ऐलान किया। ये डोनेशन स्वास्थ्य, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में दिया जाएगा, जिसको अदानी फाउंडेशन द्वारा कई डेवलपमेंट प्रोग्राम में लगाया जाएगा। अदानी फाउंडेशन 16 राज्यों के लगभग 2400 से अधिक गाँव में प्राथमिक शिक्षा, जन स्वास्थ्य, स्वरोजगार और कुपोषण उन्मूलन के लिए काम कर रही है। बता दें, गौतम अदानी और उनके पिता शांतिलाल अदानी का जन्मदिन एक ही दिन होता है। 24 जून 1962 को अहमदाबाद में गौतम अदानी का जन्म हुआ था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इटीना स्वदेश के साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इटीना स्वदेश। मैं हूं अजय शर्मा। ये एक स्पेशल शो हम आपके लिए लेके आए हैं। बुल की सवारी, क्या आपकी है पक्की तैयारी? जी हां, लास्ट 10 महीनों से इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट के साथ साथ एक बेयर फेज में चल रहे हैं, लेकिन लास्ट एक हफ्ते के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं एक साथ पूरे इन्वायरमेंट में, एक फंडामेंटल हिसाब से, जो ये बात एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर आपको फोर्स करेगी सोचने के लिए कि क्या हम नए बुल रन के लिए तैयार हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि शायद जो संकट है, जो सबसे बड़ी चिंताएं हैं मार्केट के माइंड पे, शायद उनका अंत जो है वो एकदम निकट तो नहीं है, लेकिन एक डायरेक्शनली चीज़ें दिख रही हैं। सबसे बड़ी ऐसी कौन सी इश्यूज़ हैं जिसने बाजार को एक तरीके से एक बेयर फेज में भेज दिया था? सबसे बड़ी बात थी जब अक्टूबर में, आपको याद होगा, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे इंडियन मार्केट के। आज वैल्यूएशंस करेक्ट हो गए हैं। वॉर जो 2 महीने से चल रही थी वो भी अब केवल आउटस्कर्ट्स में रह गई है। यस, जी हाँ, आप कहेंगे कि इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में नहीं आया है। जी हाँ, कंट्रोल में नहीं आया है, लेकिन उसके जो कंपोनेंट्स हैं आप इन्फ्लेशन के देखिए, वो काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन के कंपोनेंट्स नीचे आ गए। इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ नीचे आ गई हैं, आपको एग्री कमोडिटीज़ नीचे आती हुई नज़र आ रही हैं। इनफैक्ट क्रूड जो आखिरी इशू था, जो अभी तक टिका हुआ था, वो भी धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गया है। इंडिया की कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफ़ी अच्छी है। अगर आप बुरे समय में
एक तैयारी नहीं करेंगे अपने बुल मार्केट के फेज की, तो कब करेंगे? तो ये एक ऐसा व्यू बन रहा है कि स्ट्रेटेजिस्ट से हम बात कर रहे हैं कि शायद अब आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। और आज हमारे साथ दो ऐसी बहुत स्पेशल वॉइसेस आई हैं जिन्होंने जो ये सारे फंडामेंटल टेक्निकल फैक्टर्स को बहुत पैनी नज़र से एनालाइज करते हैं, और यही नहीं, वो बहुत सारे साइकिल्स देख चुके हैं। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं विनोद खारकी, ICICI सिक्योरिटीज़ के स्ट्रेटेजिस्ट हैं, बहुत पुराने बाजार में काम कर चुके हैं। हमारे साथ जल्दी ही अमन चौहान एबेकस से सीनियर फंड मैनेजर हैं, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन विनोद से चर्चा स्टार्ट करते हैं। विनोद, ये एक लंबा अरसा रहा है, US मार्केट भी करेक्ट हो गया, हम भी करेक्ट हो गए। अब जितनी भी चिंताएं हैं मोर और लेस वो टेबल पे हैं, अब बहुत ज़्यादा अननोन्स नहीं रहे। शायद इसका पूरी तरीके से निवारण कब होगा, कब 6% के नीचे आएगा इन्फ्लेशन, किसी को नहीं पता है। लेकिन आपको तैयारी अब शुरू करनी पड़ेगी, आपके पोर्टफोलियो को अब सही से बनाना पड़ेगा। इस बारे में आज हम फोकस करते आए हैं। इस हाइपोथेसिस को आप कितना मानते हैं? पहले यहाँ से शुरुआत करें। थैंक यू अजय, आपने शो में बुलाया। तो जैसे आपने एक्चुअली काफी हद तक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज रेज कर लिए पहले ही। तो जैसे हमने देखा, कमेंट्री काफी क्लियर थी कि बॉन्ड यील्ड्स और इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे बिकॉज जो क्वांटिटेटिव कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो सारे के सारे, इंक्लूडिंग जो एडिबल ऑयल्स, व्हीट, मेटल्स, ऑयल एंड एवरीथिंग, जो है सारे कमोडिटीज एकदम से बहुत बड़ा उछाल देखा गया। और उसके साथ यूएस में क्या हुआ कि जो उनकी जो CPI इन्फ्लेशन है काफी हाई आई। तो इससे जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो एक तरह से वो जरा अचंभे में सरप्राइज हो गए कि ये कुछ जरूरत से ज्यादा इन्फ्लेशन दिख रहा है जो शायद इनके कंट्रोल में नहीं आएगा। तो वहां पर जो सरप्राइज देखा गया उनके एक्शन में कि उन्होंने बोला कि हम एग्रेसिवली इंक्रीज करेंगे, ये तय था पहले से ही कि इंक्रीज होना है, बट जो एग्रेसिवनेस थी वो इन रीजन से एग्रीवेट हो गई। अब देखना ये है कि जो मार्केट का मल्टीपल था, तो एक जो फंडामेंटल हम जो मानते हैं कि जब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती है या इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती हैं और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग होती है तो वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन होना फंडामेंटली जायज है। सो जो 23 का ऑलमोस्ट का पी था जब अक्टूबर 21 में, वो कॉन्ट्रैक्ट हो के ऑलमोस्ट 16 के रेंज में आ गया है करंट, राइट? सो ये नहीं कहा जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, बहुत मैसिव वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। बट जो समझने वाली बात ये है कि जहां से ये क्राइसिस शुरू हुआ, इन द सेंस ये जो शॉक इन्फ्लेशन नंबर्स और जो शॉक कमोडिटी मूवमेंट था, उसमें जैसे आपने पहले भी बताया, हम क्लियरली देख रहे हैं मंथ ऑन मंथ काफी कूलिंग डाउन दिख रहा है उसमें। और जैसे कि आप मार्केट को जानते हैं, मार्केट कभी भी डेटा आने का इंतजार नहीं करता। इक्विटी मार्केट्स एक ऐसा एसेट क्लास है जो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग होता है। तो अगर मार्केट को थोड़ी भी हिंट मिलने लगी कि ये जो इन्फ्लेशन है ये पीक आउट हो चुका है, और कुछ इंडिकेटर ऑलरेडी बता रहे हैं, जैसे हमारी CPI खुद थोड़ा सा कम हुई, यूएस में भी जो दो इंडिकेटर जो PCE इन्फ्लेशन बोलते हैं वो थोड़ा सा मॉडरेट हुआ था, CPI फ्लेयर अप हुआ था। और सबको ध्यान रखना चाहिए कि फेड PCE को ज्यादा मानता है CPI के सामने, ऑल्दो जब तक दोनों नहीं आएंगे वो कोई कॉल नहीं लेगी, बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी इंडिकेशन नहीं है। सो ये देखते हुए जो मैसिव बेयर केस जो बनाया जा रहा है वो ये है कि जो 70s 80s में जो मैसिव इन्फ्लेशन साइकिल आया था यूएस में, कहीं हम उस रास्ते तो नहीं जा रहे, बिकॉज अगर मार्केट को अंदेशा आएगा कि इन्फ्लेशन हाई है बट नीचे आ जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई भी मतलब उसको ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुकी है, जो आप पी मल्टीपल में कॉन्ट्रैक्शन आप देख, राइट? तो मोटा मोटा ये व्यू है एज ऑफ। जी, अमन चौहान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एबेकस एसेट मैनेजमेंट के सीनियर फंड मैनेजर। अमन, बाजार में हमेशा से आपने ये बात सुनी होगी, हमारे कुछ व्यूअर्स को मैं याद दिला दूं कि अच्छी खबर और अच्छे भाव एक साथ नहीं आते हैं। अच्छे भाव तो आना शुरू हो गए कई जगहों पे, अब अच्छी खबर अभी भी दूर है।
हमने ये शो इसलिए रखा है कि आप अच्छे भाव से एटलीस्ट नए बुल फेज की, चाहे वो 3 महीना दूर है, 6 महीना या ज़्यादा, तैयारी तो शुरू कर दें, माइंड मेकअप तो शुरू कर दें। आप कितना वेट देंगे इस बात को कि शायद भाव इतने अच्छे हुए हैं कि नए बुल फेज के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। और अब जो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है वो वाकई में एक आशा की किरण है और आती हुई ट्रेन नहीं है दूसरी तरफ से। मेरा ये मानना है कि खाली भाव नहीं, अपने को एक इकोनॉमिक ग्रोथ जो चल रही है ग्लोबली और इंडिया दोनों, उस पर नजर रखनी चाहिए। जैसे ही दिखे कि जो इन्फ्लेशन वरी है या जो डिमांड वरी है, आज दुनिया में प्रॉब्लम क्या है, एक इन्फ्लेशन है, लेकिन खाली इन्फ्लेशन नहीं है। सबको ये लग रहा है कि इन्फ्लेशन की वजह से डिमांड डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो स्टैगफ्लेशन का एक वर्ड यूज हो रहा है यूएस में कि हायर इन्फ्लेशन की वजह से डिमांड कोलैप्स हो जाएगा। अगर डिमांड कोलैप्स हो गया तो इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं होगा, इंडिया से फार्मा जो एक्सपोर्ट होता है, आईटी एक्सपोर्ट होता है, केमिकल्स एक्सपोर्ट होते हैं, वो सब कम हो जाएंगे। और अगर डिमांड डिस्ट्रक्शन होता है तो जो प्राइस सेलिंग हम देख रहे हैं पिछले 6 महीने से, वो बरकरार रहेगी आने वाले और 3-4-6 महीने से। तो मार्केट को बढ़ने का कोई रीजन नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपका एक्सपोर्ट ग्रोथ नहीं हो रहा है, डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो आज जो हम नंबर्स देख रहे हैं कि भाई इस कंपनी का 100 करोड़ का प्रॉफिट है या 150 करोड़ का प्रॉफिट है, हो सकता है 150 करोड़ का प्रॉफिट ना रहे, वो 150 करोड़ का प्रॉफिट घट के 100 करोड़ हो जाए। तो ये वरी है मार्केट में आज। और इस वरी का जैसे ही आंसर मिलेगा कि नहीं, डिमांड डिस्ट्रक्शन उतनी नहीं है या डिमांड डिस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, फेड सिचुएशन को काबू कर पा रहा है, जैसे ही वो क्लैरिटी आती है, और जैसे मेरे कलीग ने कहा था कि मार्केट हमेशा आगे देखता है, तो ऐसा नहीं होगा जिस दिन नंबर आएगा उसी दिन मार्केट चलेगा, उसके 1-2 महीने पहले से मार्केट चलना चालू हो जाएगा। बट जैसे ये कॉन्फिडेंस आता है कि डिमांड डिस्ट्रक्शन नहीं होने वाला है, उस टाइम मार्केट में फिर से तेजी बनने का माहौल चालू हो जाएगा। तो जो तैयारी करनी है वो तैयारी ये करनी है कि ये जो मैक्रो डेटा फॉलो करना है, और आपको सेक्टर्स और कंपनीज डिसाइड करके रखनी है कि भाई हमें ये कंपनीज और ये सेक्टर्स पसंद हैं। जैसे ही हमको ये ट्रेंड दिखेगा, आपके एक बुल मार्केट की तैयारी होनी चालू हो जाएगी, तब आपको एक्शन लेना है। ये मेरा मानना है। फेयर पॉइंट। अमन, हम देख रहे थे अभी डेटा, एक ब्रोकरेज रिपोर्ट का डेटा आया था कि जो इंडिया इंक का जो प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो है, जो प्रॉफिट लेवल्स हैं कंपेयर टू जीडीपी, वो 10 साल के हाईएस्ट लेवल्स पे आ गए हैं। इसलिए जितनी भी फॉल्स हैं मार्केट में, अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनीज में फॉल्ट कुशन्ड है, वो रिबाउंड कर जाएंगे शेयर, क्योंकि अंडरलाइंग प्रॉफिट बहुत स्ट्रांग है। अगर मैं और ये 10 साल के बाद हुआ, ये देखिए डेटा 2008 के बाद 2022 में हम देखा है कि 4.5% प्रॉफिट टू जीडीपी, ये एक अपवर्ड ट्रेंडिंग बता रहे हैं सब। ये सच अगर है तो ग्लोबल ग्रोथ थोड़ी नीचे भी हो जाती है, क्योंकि एक सेंट्रल बैंक स्लेज हैमर अप्रोच कर रहे हैं कि एकदम झटके से ग्रोथ को काटना पड़ जाए या कम करना पड़ जाए, कर जाएंगे, लेकिन महंगाई को काबू में करेंगे। तो क्या हम लोग काफी कुशन्ड हैं भारत? हम एक तरीके से कुशन्ड है। मैं इसका आपको रीजन बोलता हूँ। आपने जो भी डेटा दिखाया और डेटा बिल्कुल सही है, और इस डेटा में इंप्रूवमेंट ही होगा। और क्यों होगा, हमें ये लगता है कि जो चीज जीएसटी और डिमॉन के वक्त नहीं हुई, वो फाइनली लॉकडाउन के फेज में हुई है। जो हम एक बोलते हैं ना, अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट, जो भारत देश को काफी सालों से करना था, और मोदी का बहुत खास प्रयास हुआ था डिमॉन और जीएसटी लाके कि एक शिफ्ट हो जाए, जो उतना सक्सेस नहीं हुआ डिमॉन जीएसटी की वजह से, लेकिन लॉकडाउन में हुआ है। लॉकडाउन के 2 साल में आप देखोगे जो छोटी कंपनीज हैं, जो इंडिया में पॉपुलर है कैश इकोनॉमी जो है, उस सेक्टर में मैक्सिमम इंपैक्ट आया, क्योंकि उन लोग मैन पावर नहीं हैंडल कर पाए, आपका डिमांड सप्लाई नहीं हैंडल कर पाए। लेकिन जो बड़ी कंपनीज है, जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, 2 साल पहले देखिए और आज देखिए, सबका मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ है, सबके मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, सबका वर्किंग कैपिटल श्रिंक हुआ है, सबका कॉस्ट ऑफ डेट कम हुआ है। अब शेयर बाजार में होता क्या है, शेयर बाजार में वही कंपनी रिप्रेजेंट करती है जो कि फॉर्मल इकोनॉमी में है, और वही कंपनीज लिस्टेड है। तो कैश पैरेलल इकोनॉमी इंडिया का है, वो शेयर बाजार में रिप्रेजेंट नहीं करता है, और इसलिए आपका ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है ऑर्गेनाइज कंपनी का बढ़ रहा है, और ये ट्रेंड जारी रहेगा, तो ये बढ़ता ही रहेगा। और ये शेयर बाजार के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो फॉर्मल इकोनॉमी इंडिया है उसका ट्रेंड पॉजिटिव है, एंड वो जो ट्रेंड है वो बढ़ता रहेगा। और ये जो ट्रेंड है हमें दिख भी रहा है। आप जीएसटी के नंबर्स देखिए, हर महीने जीएसटी के नंबर्स बढ़ रहे हैं। आप डायरेक्ट टैक्स के नंबर्स देखिए, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट टैक्स के नंबर्स, डायरेक्ट टैक्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, मोर और मोर इंडिविजुअल्स और कंपनीज प्रॉफिट दे रही है,
वो एक फॉर्मल सेक्टर में आ रही है, और शेयर बाजार को यही चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार सिर्फ फॉर्मल कंपनीज का प्रॉफिट एस्टिमेट करता है। और आप पिछले 2 साल का निफ्टी का अर्निंग्स देखेंगे, उसमें भी 14 से 15% का इजाफा हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि लॉकडाउन था, डिमांड में प्रॉब्लम थी, फिर भी प्रॉफिट ग्रोथ आया है, अर्निंग्स ग्रोथ आया है निफ्टी कंपनीज में, और इसीलिए आया है क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की तरफ मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ है, और ये कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ा है, और वही हमें शेयर बाजार में दिखता है। बहुत बढ़िया। ये देखिए, एक आपके पास निफ्टी ईपीएस FY23 की निफ्टी अर्निंग पर शेयर का डेटा आपके स्क्रीन पे आया। मैं विनोद से चाहूंगा एक टिप्पणी उस पर। विनोद, हमने देखा 2 क्वार्टर से हम शुरुआत करते हैं आगे आने वाले साल की अर्निंग पर शेयर के अनुमान से, बट आगे बढ़ते बढ़ते उसे ट्रिम करते जा रहे हैं। अब जो है जिस हिसाब से माहौल बदल रहा है, कुछ लोग तो 820-830 रुपए पर शेयर की भी बात कर रहे हैं निफ्टी में। आपका खुद का अनुमान क्या है, वर्स्ट केस अनुमान, जो डेटा अभी टेबल पे है, स्लो डाउन, वो सब मानते हुए आपको कहाँ लगता है FY23 का निफ्टी या सेंसेक्स का ईपीएस बैठेगा? इसमें देखिए, जो हमने देखा है कि हिस्टोरिकली हमने जो ऑब्जर्वेशन हमारी रही है, जो फॉरवर्ड एस्टिमेट्स का जो की मापदंड होता है जिसपे कॉन्फिडेंस आ सकता है, वो होता है कि बीट्स और मिसेस। तो जैसे अभी Q4 में जो नंबर्स आए, अगर जो नंबर्स हमने फोरकास्ट किए हैं वो बहुत ज्यादा मिसेस होती हैं, तो उससे ये अंदाजा हमने देखा है, हिस्टोरिकली हमने देखा है कि तब जाके क्या होता है कि फॉरवर्ड एस्टिमेट्स जो होते हैं वो डाउनग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। ये एक सिस्टमैटिक इश्यू है, बिकॉज इसमें 2-3 एंगल होते हैं। ये फॉरवर्ड एस्टिमेट्स क्या होते हैं? कंसेंसस नंबर्स होते हैं, और इसमें कितनी ऑप्टिमिज्म है या कितना कॉशन है, ये डिटरमाइन करता है कि वो बीट है या मिस है। और जो अर्निंग साइकिल है, वो दो फैक्टर होते हैं इसमें, कि अगर एनालिस्ट बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट ओवरऑल और एक्चुअली इकोनॉमिक साइकिल उतनी अच्छी नहीं है, तो वो जाके मिसेस बहुत है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है पिछले 3-4 क्वार्टर से, अगर देखें, मतलब इक्का दुक्का यहाँ हर, मतलब उसको एकदम तोड़ मोड़ के देख के कुछ मतलब नहीं, बट ब्रॉडली हमने ये देखा है कि अर्निंग्स मोर और लेस इन लाइन है, जबकि काफी इन्फ्लेशनरी और बहुत कुछ हाई व्हाट यू शुड से कि जो स्ट्रेसफुल पीरियड रहा है इकोनॉमी के लिए। और जो हम अभी करंट क्वार्टर में अगर मैं देखूं, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर देखो, जैसे हमारी PMI देख लीजिए, एक्सपोर्ट्स देख लीजिए, GST देख लीजिए, एडवांस टैक्सेस देख लीजिए, तो इसको देख के और जो पिछले क्वार्टर में जो बीट्स मिस का रेशियो है, उसको देख के मुझे ये अंदेशा नहीं आता है कि कुछ मेजर डाउनग्रेड, जो कंसेंसस का नंबर्स आसपास है, वो उसमें कुछ मेजर डाउनग्रेड मुझे अभी तक नहीं दिखता है। जैसे ही ऐसे Q1 में अगर हमको दिखा कि बहुत सारे डाउनग्रेड हो रहे हैं, 50 निफ्टी में से 40 में डाउनग्रेड हो रहा है, तो वो अंदेशा देगा आपको कि डाउनग्रेड का चांसेस है। तो एज ऑफ अभी तक हमको ये अंदेशा नहीं मिला कि कंसेंसस में कोई बड़ी अर्निंग्स कट आ सकती है, राइट, बेस्ड ऑन जो एक्चुअल वर्सेस जो आ रही है बेसिकली। विनोद, आपने अभी एक बहुत ही खास रिपोर्ट दिखाई थी, मतलब ऑफकोर्स आपकी एक रिपोर्ट की जो ग्राफिक्स चल रहे हैं 19,000 तक आपको दिखता है निफ्टी जाता हुआ, लेकिन मैं रेफर कर रहा हूं जो आपने कैपिटल गुड्स और इंफ्रा पे काम किया था, वो एक कमोडिटी यूजर इंडस्ट्री है, बहुत लंबे अवधि के बाद निकल रही है बाहर सिक्लिकल डाउनटर्न से। हर आए दिन मैं आपको कम से कम 1 दर्जन बड़ी कंपनी के नाम बता सकता हूं जिन्होंने कैपेक्स वर्ड का इस्तेमाल किया हमारे चैनल पे 1 महीने में, तो वो एकदम डेटा और नैरेटिव साथ में मैच कर रहा है। आप बताएं मुझे, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री या ऑटो इंडस्ट्री या और कोई कमोडिटी यूजर इंडस्ट्री पे आपकी क्या राय है, जो एक तरफ कमोडिटी के गिरने से फायदा उठा रही है और दूसरा स्ट्रक्चरल टेलविंड्स इंप्रूव हो रही हैं आगे आने वाले कुछ सालों में? अगर कुछ आप नाम दे सके विनोद। हाँ, तो मैक्रो देखिए, मैक्रो में सबसे पॉजिटिव मुझे जो दिख रहा है, जो हम कोविड के पहले कहते थे कि ये इकोनॉमी खाली कंजम्पशन के बलबूते पे कैसे चले, ये हमारा हमेशा आर्ग्यूमेंट रहता था। अब फाइनली हमको जो दिख रहा है कि जो इकोनॉमिक रिकवरी है अभी करंटली जितना हुआ है कोविड के बाद, उसमें जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कह लीजिए आप, और जो रियल एस्टेट सेक्टर का एब्जॉर्प्शन है, ये जो सेक्टर्स जो फास्टर डिमांड ग्रोथ इन सेक्टर्स में हमको दिख रही है करंटली। सो इसलिए
मैं इसको कहता हूं कि ये जो क्वालिटी ऑफ जो डिमांड है ये पहले से बेटर है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन और एक्सपोर्ट्स, इनका सपोर्ट मिला हुआ है। वीकनेस कंजम्पशन में है, वो भी ओवरऑल कंजम्पशन में है। बट अगर आप इसमें ब्रेक करें तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन जो एक आध साल से बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, उसमें काफी उछाल है, भले ही वो ट्रैवल में हो या कुछ और इस तरह की लेजर सेगमेंट है। तो इसलिए हमको जो पॉकेट्स दिखते हैं, जो डिमांड पॉकेट्स ऑफ डिमांड जो इकोनॉमी में, जहां पर करंटली भी अपमूव दिख रहा है इंडिकेटर्स में, उसमें नंबर 1 है आपका क्रेडिट ग्रोथ। तो आपने देखा होगा, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट इंडस्ट्री क्रेडिट जो नेगेटिव चली गई थी वो धीरे धीरे ऊपर आ रही है, ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ को हेल्प कर रही है, जो 13% के रेंज में आ गया है, राइट। और जो एनपीए साइकिल बॉटम पे है बैंक्स का, तो मुझे लगता है कि ये क्रेडिट साइकिल से रिलेटेड और मॉर्गेज मार्केट जो इंप्रूवमेंट हो रहा है, सो ओवरऑल क्रेडिट साइकिल पॉजिटिव लग रहा है। तो क्रेडिट साइकिल से जिनको फायदा होगा, जैसे कुछ बैंक्स हैं, बड़े बैंक्स हैं, हमको HDFC बैंक, SBI है, एक्सिस बैंक है, ये जो बड़े बैंक्स हैं काफी पॉजिटिव लगते हैं। और जैसे मैंने कहा कि दूसरा जो पार्ट ऑफ द इकोनॉमी जहां पर रोबस्ट डिमांड हमको दिख रहा है, वो इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ रही है, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है उसमें, जैसे लार्सन एंड ट्यूब्रो जैसी कंपनी हो गई, फिर जो बिल्डिंग मटेरियल कंपनी हो गई छोटे, जैसे ग्रीन पैनल है ना, बिकॉज रियल एस्टेट में भी काफी मूवमेंट है। और जो मैं कह रहा हूँ कि जो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी जो पिकअप हो रहा है, उसमें कुछ QSR कंपनीज हैं, कुछ आपके ऑटो कंपनीज हैं, 2 व्हीलर्स हैं, इनमें हमको काफी अपॉर्चुनिटीज दिखते हैं। TVS है, फिनिक्स मिल्स है, सफायर फूड्स है, ये सब कुछ मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ जो हमको ठीक लगते हैं। और इंडस्ट्रियल्स में जैसे मैं जैसे कह रहा हूँ, जो डिमांड है पावर सेक्टर में शॉर्टेज होते जा रही है, तो डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट वहां बढ़ रही है। एनर्जी सेक्टर में काफी डिमांड है, तो वहां पर भी अपॉर्चुनिटीज हमको दिखते हैं। वैल्यूएशंस बहुत कंफर्टेबल दिखते हैं। तो ये काफी पॉकेट्स है इकोनॉमी में जहां पर हमको एज ऑफ नाउ, इवन जो अभी करंट सिचुएशन में डिमांड एनीवेज बढ़ रही है और वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है, जो मैंने पॉकेट्स बताए। जी हाँ, आपने बहुत अच्छा डेटा दिया और प्लेस बताए, हमने कुछ डेटा स्क्रीन पे भी दिखाया जो मैच करता है। अमन, आपके जो 2 पोर्टफोलियो हैं उसमें स्मॉल और मिड कैप की बात करना चाहूँगा, क्योंकि स्मॉल और मिड कैप एरियाज जो हैं वो डोमेस्टिक इकोनॉमी से ज़्यादा कोरिलेटेड होती हैं। वो जितने भी कारोबार हैं वो ग्लोबल उतार चढ़ाव से शायद इतना ज़्यादा इम्पैक्टेड नहीं होते हैं। आपको कौन सी स्पेसेस पसंद हैं? मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करूँगा, बट कुछ अगर आप फ्लेवर दे सकें कि किस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो में इसको खेल रहे हैं। श्योर। पोर्टफोलियो मिड और स्मॉल कैप से पहले जो विनोद जी ने अभी जो बात की, मैं उस पर 1-2 चीज और ऐड करना चाहूंगा। उन्होंने जो कहा वो बात बिल्कुल सही है। इसमें और एक डेटा है, आप तो जो सबसे हेवी कैपेक्स जो होता है ना, वो मेटल्स इंडस्ट्री और ऑयल एंड गैस में होता है। और हुआ क्या है, पिछले 1-1.5 साल में इनका जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है। मेटल्स के भाव बढ़े हैं, तेल का भाव बढ़ा है, और ये सब कंपनी में जबरदस्त प्रॉफिट्स हुए हैं। और उस प्रॉफिट से इन्होंने जो अपनी बैलेंस शीट है ना, वो काफी डिलीवर कर ली है। और आज इसलिए इनके पास स्पेस बन गया है नया केपेक्स करने को। तो ये एक ट्रेंड है जो ऐड हो रहा है डोमेस्टिक केपेक्स में। दूसरा, चाइना +1 स्ट्रैटेजी की वजह से एक्सपोर्ट डिमांड भी अच्छी पिकअप हो रही है। तो काफी सारे सेक्टर्स है जो पहले हम इन्वेस्ट नहीं करते थे, लेकिन अब वो अच्छे दिखने लगे, जैसे टेक्सटाइल्स है, गारमेंटिंग है, मोरबी से जहाँ पे टाइल्स बनती है, पहले सब टाइल्स इंडिया में बिकती थी, अब बाथरूम टाइल्स हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं, क्योंकि जो यूएस का जो बायर है उसको सिर्फ चाइना से नहीं, इंडिया से भी माल लेना है। तो ऐसे कई सारे नए सेक्टर्स भी आ गए हैं इकोनॉमी में, जो यहाँ पे अच्छी तेजी हो रही है, यहाँ पे अच्छा डिमांड पिकअप हुआ है, यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसलिए इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो काफी अच्छा लग रहा है। इसी बेसिस पे स्पेसिफिक पोर्टफोलियो पे आते हैं, मिड एंड स्मॉल कैप्स पे आते हैं। हाँ, ब्रॉडली अगर आप देखें तो मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज में डोमेस्टिक डिमांड ज्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल गुड्स देख रहे हैं, ऑटो लग रहा है कि यहाँ से ऑटो शुड डू वेल, क्योंकि हमारा व्यू है कि तेल का भाव घटना चाहिए। तो जो एक डिमांड हिट आया था बिकॉज ऑफ हायर ऑयल प्राइसेस, वो कम हो जाएगा। स्टील कॉपर के भाव घटने लगे हैं, तो आपका जो मार्जिन प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। तो ये भी एक सेक्टर जो बहुत अच्छा लग रहा है।
फाइनेंशियल्स, मिड कैप फाइनेंशियल बैंक्स वैल्यूएशन वाइज बहुत अच्छे हो गए हैं, सब बिलो बुक मोस्टली ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक सेगमेंट है जो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपका कोविड रिलेटेड जो स्ट्रेस या एनपीए फॉर्मेशन होना था, वो जो भी होना था वो अब बैकग्राउंड में है। अब आगे चल के कोविड का इशू नहीं होगा तो आपके एनपीएस फॉर्मेशन कम होंगे और आपका प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा होगा। तो ये प्राइवेट मिड कैप जो बैंक्स हैं वो एक अच्छे लग रहे हैं हमको। आईटी भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज मार्केट में पब्लिक को कंसर्न ये है, इन्वेस्टर कंसर्न ये है कि अगर यूएस में डिमांड कम होता है तो ये आईटी कंपनीज को भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि सबका एक्सपोर्ट यूएस में होता है। हमारा ये मानना है कि अगर यूएस में रिसेशन होता है या डिमांड कम होता है, देश बंद नहीं होने वाली, कंपनीज बंद नहीं होने वाली है। तो अगर आपका डिमांड कम हो रहा है तो आप क्या करोगे? आप खर्चा कम करोगे। तो खर्चा कम कैसे करोगे? आप यूएस की कंपनी को $100 प्रति घंटे के हिसाब से काम दे रहे थे, वो काम आप उनको नहीं दोगे, आप इंडियन कंपनीज को दोगे जो $25 पे काम करने को रेडी है। तो आईटी कंपनीज अगर यूएस में प्रॉब्लम होती भी है तो हो सकता है कि 1-2 महीने 3-4 महीने का इम्पैक्ट रहे, लेकिन उसके बाद इंडियन आईटी कंपनीज में तेजी बरकरार रहेगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि डिमांड शिफ्ट हो जाएगा यूएस कंपनी से टुवर्ड इंडियन कंपनी, बिकॉज हम 1/4 रेट पे काम करने को रेडी हैं। तो ये जो सेक्टर्स हैं मिड कैप स्पेस में, हमें हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है इन सब में। बहुत बढ़िया, क्या ज़बरदस्त जवाब दिया आपने। इनफैक्ट कल अगर आप देखें एक्सेंचर की जो गाइडेंस आई है उससे भी मालूम चल रहा है कि जो ग्रोथ कम होने का डर था वो बिल्कुल लाजमी नहीं है। ज़बरदस्त ग्रोथ की गाइडेंस और डील विंस की गाइडेंस। तो क्लियरली हमारे दोनों ही खास मेहमान अमन और विनोद की तरफ से ये बात आ रही है कि जी हाँ, अगर आप कहें 10 में 10 चिंताएं बाजार की सुलझ गई हैं, नहीं, लेकिन 6-7-10 में से चिंताएं सुधरती हुई नज़र आ रही हैं। और ये जो बुरा समय चल रहा है ये शायद लास्ट फेज़ है करेक्शन का, और इस फेज़ में आपको अपने पोर्टफोलियोज़ पूरी तरह सेट कर लेने होंगे। अमन और विनोद, क्योंकि आप लोग, मैं थोड़ा स्क्रिप्ट से हट के एक सवाल पूछ लेता हूँ, क्योंकि ये तो एकदम गट फील की बात है, इसका कोई साइंटिफिक आंसर नहीं है, लॉजिकल आंसर, बट आपको क्या लगता है बुल रन वापस से शुरू होने वाला है और बॉटम बन चुका है बाजार में? अमन आप बताएं पहले। गट फील अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने का टाइम और है, क्योंकि अभी हुआ क्या है, आपने 2 साल की तेजी देखी है और सिर्फ 2 महीने की मंदी देखी है, राइट? तो मार्केट में इतना फास्ट नहीं होता। मार्च क्या हुआ था, लार्ज कैप्स गिरे थे, मिड कैप्स नहीं गए थे, तो किसी ने मंदी देखी नहीं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो भी इन्वेस्टर आया है पिछले 2-2.5 साल में मार्केट में, उन्होंने ये पहली बार ये इम्पैक्ट देखा है। तो ये इम्पैक्ट थोड़े टाइम के लिए रहेगा, और ये सिर्फ लोकल इम्पैक्ट नहीं है। यूएस में भी जो फेड को लगा था कि हम 25 बिप्स से रेट हाइक करेंगे, साल में 4 या 5 बार करेंगे, उनको आगे 75 बिप्स रेट हाइक करना पड़ा। तो सब कुछ शॉक में है, यूएस वाले भी हैं, यूरोप वाले भी हैं, इंडियन में भी है। तो ये जो शॉक है उसका इम्पैक्ट थोड़े टाइम तक रहेगा। ऐसा नहीं कि खाली एक चीज में प्रॉब्लम हुआ है, धीरे धीरे थिंग्स रिजॉल्व होंगी। रशिया का जो क्राइसिस चल रहा है, मेरे को लग रहा है कि महीने भर में वहां पे कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन हो जाना चाहिए। कीव में एम्बेसीज खुलने चालू हो गए, तो तेल के भाव भी घटने चाहिए। आप कॉर्न के भाव देखिए, वीट के भाव देखिए, स्टील कॉपर के भाव देखिए, सब में इम्पैक्ट आने लगा है। अब इसका जो आउटकम है वो 3-4 महीने में अपने को दिखने लगेगा, और 1-2 महीने पहले से मार्केट उसको डिस्काउंट करने लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर कहीं मार्केट में बॉटम फॉर्म हो जाना चाहिए, और फिर से आपका व्यू जो है फिर से एक पॉजिटिव रिटर्न की तरफ बढ़ने लगेगा। 30 सेकंड विनोद, आपका क्या गट फील है? बॉटम बन चुका है या प्रोसेस जारी है? मेरे ख्याल से जो प्राइस का जो एक्सट्रीम फियर जिसको कहते हैं, उस हिसाब से फियर जो सेंटिमेंट के हिसाब से आई थिंक हम लोग उसके पास चले गए हैं। बट लेकिन जो लॉन्ग टर्म जो बुल मार्केट इंटैक्ट है या नहीं, वो बहुत कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि जो हमको दिख रहा है, जो इन्वेस्टमेंट रेट ड्रिवन और क्रेडिट साइकिल ड्रिवन जो अभी रिकवरी हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ये जो सेक्टर्स थे, एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, ये जो रियल एस्टेट साइकिल हमारी हो रही है इंडिया के हिस्ट्री में, मेरे ख्याल से कभी भी इतनी ट्रांसपेरेंट रियल एस्टेट साइकिल नहीं होगी, नहीं देखी गई है पहले। तो रियल एस्टेट ऐसा एक सेक्टर होता है जो पूरी इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकता है। सो ये अगर चलता रहा इस तरह से, मुझे लगता है कि जो बिगेस्ट बुल मार्केट के सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो इन प्लेस है। बिल्कुल, मार्केट वॉलेटिलिटी हम एकदम टाइम नहीं। ये बहुत अच्छा जवाब दिया। इंग्रेडिएंट्स आर इन प्लेस। आप अपने पोर्टफोलियो पे रिसर्च करके रखें, तैयारी करें और अच्छे स्टॉक्स का पार्ट बनाते रहें पोर्टफोलियो का,
3 से 4 महीने में शायद यहाँ से अपवर्ड मूव दोबारा जारी हो जाएगा। इसीलिए हम आपके लिए ये स्पेशल शो लेके आए थे, आपकी अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। आप मंदी में सब भूल ना जाएं। अमन चौहान और विनोद कार्की, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ET9 स्वदेश की इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए।